बड़े अरसे की सियासत थी उनकी, मगर शहीद वतन ने अपने जज्बे के जरिए, अपनी दिन रात मेहनत के जरिए, अपनी टीम के जरिए इस सूबे के हर कोने तक उस वक्त आवाज पहुंचाई और अपने साथ जो अपनी टीम थी नौजवानों की वो हर जगह बनाई और उससे उनको इस हद तक पजीराई मिली कि कुछ अरसे के बाद वो लोग जो कहते थे कि ये नौजवान क्या कर देंगे, उन लोगों को उनसे खतरा महसूस होना शुरू हुआ। और यही वजह है कि उनके सियासत के मैदान से दूर करने के लिए साजिशें शुरू हुई, मगर उन्होंने कम अरसे में एक तो उस वक्त की जो स्टेटस को सियासत थी, जो चंद अफराद के लिए घूमती थी, उसको तोड़कर उसमें अवामी शमूलियत को इनकरेज किया और उससे जो हालात बने और जो वो बने, उससे उस वक्त की सियासत का पूरा मंजरा बदल गया। और अगर आप देखें तो सियासत में बहुत कम अरसा ही उनको मिला, अमली सियासत में कुछ चंद साल ही मिले, मगर उसमें ऐसे लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई कि आज 45 साल बाद भी लोग उनको याद रखते हैं और उनको उसी तरीके से याद रखते हैं जैसे कल वो हमारे साथ मौजूद हों। और उनकी आज भी इस खित्ते की सियासत में एक रोल है, उनकी पार्टी का, उनके फलसफे का, उनकी जिद्दत का। और हमारी बुनियादी मकसद भी यही है कि हम जब उनकी बरसी को मनाते हैं तो एक तरफ तो उनकी कुर्बानी, उनकी खिदमत को याद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को जिन्होंने हमसे शहीद वतन को लिया, छीना, उनको ये बताना भी चाहते हैं कि वो तो हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी सोच, उनकी फिक्र हमसे कोई नहीं ले सकता। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो हमें ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि आज अगर हम इधर देखें इस कमरे में भी, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने उनको कभी नहीं देखा लेकिन उनके रास्ते पे चलते हैं। ये इस बात की सबूत है कि उनका सोच, उनकी फिक्र जिंदा है और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे इंशाल्लाह। साथ में मेरे ख्याल में बाबा साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, सिलेक्टेड हुकूमत के भी तकरीबन 17-18 महीने हो गए हैं और वो कहते हैं कि जी असल की जगह नकल नहीं ले सकते, तो सियासी लोगों की जगह भी सिलेक्टेड लोग नहीं ले सकते। तो वो साबित हो गया इन 18 महीनों में। मेरे ख्याल में एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें वो कह सकें कि उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है। आप खारजा पॉलिसी देख लें, कभी कभी ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान होता है कि जी हमने वर्ल्ड कप, इस तरह नजर आता है कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है, और उसका नतीजा यही निकलता है कि जो कश्मीर में हुआ। उसके बाद
मलेशिया की कॉन्फ्रेंस के लिए महातीर और उर्दगान के साथ मीटिंग करके खुद सब कुछ तय करके फिर खुद ही जब चंद ममालिक उसके ऊपर नापसंदगी का इजहार करते हैं तो खुद ही उस कॉन्फ्रेंस से विड्रॉ भी हो जाते हैं। और फिर परसों आपने खुद देखा कि खुद कुआलालंपुर में जाके फिर से कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उसमें शरीक ना हो सका। ये मेरे ख्याल में माफी मांगी, ये हमारे लिए मेरे ख्याल में ये हमारे लिए इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दाखिला पॉलिसी भी कोई आपकी ऐसे वाज़ेह कोई नजर नहीं आ रही। सिर्फ यही कोशिश की जा रही है कि इस हुकूमत के खिलाफ या अपने हुकूक के लिए कोई आवाज उठाए तो उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसे हमें नजर नहीं आ रहा कि हम कह सकें कि मुल्क सही से जा रहा है। और फिर खसूसन चूंकि 21वीं सदी है और ये सदी मईशत की सदी है और इसमें अगर आप माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे तो इसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और उसमें अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में माशी तौर पे तो सबसे नाकाम पॉलिसी। कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मुल्क बिल्कुल सही सड़क पे चल रहा है, मेरे पास जबरदस्त माशी टीम है और हमने मुल्क को बिल्कुल सही रास्ते पे डाल दिया है। हफ्ते बाद फिर कहा जाता है कि मुझे मिसगाइड किया गया। तो हमें तो आज तक ये समझ नहीं है कि किधर लेके जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो हुकूमत जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि जी ये कर्जे जो लिए जाते हैं ये हुक्मरान अपनी करप्शन के लिए ये कर्जे ले रहे हैं। महंगाई को करप्शन के साथ लिंक करते थे कि महंगाई अगर है तो ये करप्शन की वजह से है। आज वही इमरान खान जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं तो महंगाई भी हद से ज्यादा हो गई है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। कर्जे भी मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफा 17 महीनों में जितना ये कर्जा लिया गया है तकरीबन 11 खरब रुपए का कर्जा लिया गया है, जो कि तकरीबन 40% मुल्क के कर्जों में इजाफा इस 17-18 महीनों में हुआ है। एक औकात अंदाजे के मुताबिक हर एक बंदा तकरीबन 1,86,000 का कर्जदार है और इस पे लग ये रहा है कि और भी इजाफा होगा क्योंकि जो इंडिकेटर सामने आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि हम इस मुश्किल हालात से निकल सकेंगे। खुद जो टीम लाया, पहले असद उमर को चेंज किया, फिर हफीज पाशा साहब को ले आए, अभी हफीज शेख साहब को, सॉरी, और अब स्टेट बैंक के ये एफबीआर के चेयरमैन जो है वो भी 2 दफा चेंज किया। अभी शबर जदी साहब भी चले गए, फिर से इनको एक मुश्किल पड़ गई है। वो हुकूमत जिसने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 50 लाख घर बनाने की बात की थी, उन्हीं के 17 महीने के दौर में तकरीबन 20 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए, 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे और चले गए, गिर गए। इस तरीके से वो हुकूमत जो कहते थे कि हम आएंगे तो इधर इतनी नौकरियां होंगी कि बाहर से लोग आएंगे और वो यहाँ पे रोजगार कर सकेंगे, उनको रोजगार के मौके मिलेंगे। आज खुद वो ये प्राप्त करते हैं कि इन 17 महीनों में 6 से 7 लाख लोग जो है
मजबूरन मुल्क से चले गए हैं बाहर ताकि वो वहाँ पे मजदूरी कर सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, दालों की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, गैस की कीमतें देख लें। पहले हम ये सुनते थे कि जी 5% महंगा हो गया, 10% महंगा हो गया, अब तो 50%, 100%, 150%, 200%, ये हमने कभी 300%, ये कभी हमने सुना नहीं था। इस किस्म का इजाफा और इस किस्म का वो होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उसमें भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बदअमनी जो कि आप अगर देखें तो मुख्तलिफ शक्ल में बदअमनी के वाक़यात, बाज़ जो ऐसे वाक़यात हैं कि दिल उनसे लड़ जाता है, उस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। और ये इसी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इस 11 तारीख से हम एक तहरीक भी शुरू करेंगे कि इस हुकूमत को हटाने के लिए, ताकि क्योंकि अब मजीद इनका रहना जो है वो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो इस वजह से भी ये मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसमें शरीक हों और इनसे एक तहरीक का आगाज़ करें और उस तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कौम को इस इमरान नियाज़ी से और इस PTI से निजात न दिलाएं, उस तक आराम से नहीं बैठेंगे। मैं एक दफ़ा फिर उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जावेद इकराम खान, अदनान एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब, उनका मशकूर हूँ, आप सबका मशकूर हूँ। और ये तवक्को रखता हूँ कि 11 तारीख